हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज इस वीडियो में वीडियो नंबर ये 7 है। एनसीईआरटी का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री बुक का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैनचेस्टर कम अप इंडिया। इट मींस मैनचेस्टर से बने हुए उद्योग, मैनचेस्टर से बने हुए गुड्स इंडिया के मार्केट में अपना स्थान बना चुके हैं। मैनचेस्टर एक औद्योगिक नगर है इंग्लैंड का, जहां के बने हुए गुड्स इंडिया के मार्केट में बिक रहे थे। धीरे धीरे वीवर्स की जिंदगी और बर्बाद होने लगी। इंग्लैंड ने इंडिया के बाजार में भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था, जिससे छोटे व्यापारियों का जीवन प्रभावित हुआ, बुनकरों की जिंदगी प्रभावित हुई, कामगारों की जिंदगी प्रभावित हुई, उनके फैमिली बिखरते चले गए। अब देखिए कि इंग्लैंड ने जब यहां पॉलिटिकल पावर्स पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया, यहां पर फैक्ट्री इंडस्ट्री भी स्थापित हुई, तो जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो भी अंग्रेजों की देन है शुरुआती। यहां के आपने मशीनों के पहले का जीवन देखा कि मशीनों के पहले की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। यहीं पर हम देखेंगे कि भारतीय उद्योगपति भी हैं जो बिजनेस सेटअप किए हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में कौन कौन से फैक्ट्री पहले स्थापित की गई, जो 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम से, आपकी जानकारी के हिसाब से, आपके एनटीएससी के एग्जाम से, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं फ्रेंड्स, तो ये सब प्रश्न बहुत पूछते हैं। इतना ही नहीं, जब आपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा चैप्टर 6 में इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर कि कैसे ज्योग्राफी में औद्योगिक विकास हुआ, तो वहां पर भी कॉटन मिल, जूट मिल की बात आई थी। यहां पर भी हम इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं कि फैक्ट्री कमअप्स इन इंडिया, फैक्ट्री का भारत में आना। पहला कॉटन मिल बॉम्बे में 1854 में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया। फर्स्ट जूट मिल हिस्ट्री की बुक में बंगाल लिखा है, और ज्योग्राफी की बुक में आप देखेंगे तो कलकत्ता लिखा। तो कलकत्ता के पर्टिकुलर प्लेस रिसरा में 1855 में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया। इसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में भी कॉटन मिल का डेवलपमेंट हुआ। ये वेस्टर्न इंडिया है बॉम्बे, ईस्टर्न इंडिया है बंगाल, और नॉर्थ इंडिया में कानपुर में 1860 में एल्गिन के द्वारा कॉटन मिल स्टैब्लिश किया गया। इसी प्रकार पहला कॉटन मिल अहमदाबाद में 1861 में खुला। मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, साउथ में पहला स्पाइनिंग और वीविंग मिल, जहां पर धागे बनाए जाते हैं, लपेटे जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है, कार्डिंग की जाती है, यहां पर वीविंग मिल 1874 में अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया। ये तो बातें थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाई गई फैक्ट्री का। अब इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भारत के बाजार में बिक रहा है। भारत का रॉ मटेरियल लेकर के यहीं पर बना देना, और फिर यहीं पर भारत में ही, भारत एक बड़ा बाजार पहले से भी था, यहाँ सेल कर देना, जिससे वीवर्स की जिंदगी और प्रभावित हो रही है। अभी तो मैनचेस्टर से माल आ रहे थे, अब यहीं से माल बिक रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में इकोनॉमी की सभ्यता का विकास भी देखने को मिलता है, इंडस्ट्री फैक्ट्री का रिवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ यहाँ के परंपरागत उद्योगों की तबाही और बुनकरों की जिंदगी की बर्बादी भी देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में फैक्ट्री कमअप इंडिया जब होता है, तो इसके पहले यहाँ के उद्योगपतियों के द्वारा भी व्यापार चल रहा था। व्यापार बहुत सारे देशों से चल रहा था। आपने एंशिएंट समय में सुना है चाइना से भारत का व्यापार था, सिल्क रूट के माध्यम से। यहां बात करेंगे ट्रेड विद चाइना कि ट्रेड विद चाइना जब अंग्रेज आए, तो ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में
क्योंकि आपने देखा कि 1750 के बाद उनका पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश हुआ है। तो ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम। ओपियम क्या होता है बच्चों? एक नशीला पदार्थ जिसको अफीम कहते हैं। इंडिया में इसका प्रोडक्शन करते थे और इसको चाइना में सेल करते थे। नशीला पदार्थ है। एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। चाइना में टी हुआ है, टी का प्रोडक्शन वहीं पर सबसे ज्यादा हुआ। वही टी की बागान की खेती भारत में होता है। भारत तो दूध मलाई का देश था बच्चों, दूध के, घी के, मलाई का। लोग दूध पीते थे, मट्ठा पीते थे। चाय की हैबिट तो अंग्रेजों के आने के बाद निकली है। और ये दूध मलाई घी का देश चाय पर आश्रित हो गया। ये चाय चाइना से यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। तो पहले समझिए कि इस व्यापार को थ्री पोर्ट सिस्टम कहा गया। कैसे? ऐसे समझिए कि ये इंडिया का बंगाल है, ये चाइना का कैंटन बंदरगाह, चाइना में कैंटन बंदरगाह है। इंडिया से ओपियम यहां पर जाता है और इस ओपियम के बदले, चूंकि इनको हैबिचुअल आदत बना दिया, यहां से अंग्रेज टी लेते हैं और टी अपने ठंडे प्रदेश यूरोप, इंग्लैंड में सेल करते हैं, अगल बगल के देशों में सेल करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा माइंड गेम था अंग्रेजों का। बच्चों जानते थे किस गुड्स की किस क्लाइमेट में कहां प्रोडक्शन है, कहां उसके सेल है, उसके हिसाब से। और इसमें इनका कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बड़ा देखने को नहीं मिला। इंडिया में ओपियम प्रोडक्शन किए, उसको सेल कर दिए, उसके पैसे से टी ले लिए, फिर टी को वहां पे सेल कर दिया यूरोप में, अपने कंट्री इंग्लैंड में, उससे प्रॉफिट ले लिया। थ्री पोर्ट सिस्टम अंग्रेजों के यहां भी लागू हुआ। इस व्यापार में शिपिंग ट्रेड्स, जहाज से, क्योंकि बंदरगाहों से माल भारत से चाइना को जाता था, पोर्ट से, चाहे वो कलकत्ता पोर्ट कर लीजिए, हुगली पोर्ट कर लीजिए, फिर कैंटन में जाता था। ऐसे में कुछ इंडियन ट्रेडर्स, जिनको अर्ली इंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं, भारतीय प्रारंभिक उद्यमी, ऐसे उद्यमी जो कि चाइना के साथ व्यापार में अंग्रेजों के साथ अपना पैसा लगाए हैं, जो बिजनेस को बढ़ा कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है, उन्हीं की फैमिली का नाम लेते हैं, द्वारकानाथ टैगोर साहब, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। द्वारकानाथ टैगोर ने चाइना के साथ व्यापार में अपने शिपिंग ट्रेड्स को, अपने जहाजों को लगा रखा है अंग्रेजों के साथ। गुड्स को कैरी करके वहां के चाइना के बंदरगाह पे ले जाना, फिर वहां से लोड करके भारत में ले आना, फिर वेस्टर्न पार्ट से यूरोप में भेजना। मतलब एक तरह से शिपिंग ट्रेड, जहाजरानी व्यापार में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहां देखने को मिलता है भारतीय उद्यमियों को। एक द्वारकानाथ टैगोर ही नहीं, आगे चल करके जिनका नाम आज टाटा के नाम, बिरला का नाम आपने सुन रखा है बच्चों, इन लोगों का जन्म इसी समय हुआ है ब्रिटिश भारत में। आपने पारसी परिवार से जमशेदजी मुसलमान जी टाटा, जीजू बॉय भी कहते हैं, बॉम्बे में एक बहुत बड़े उद्यमी थे। आज तो हिंदुस्तान में उद्योगपतियों की जब गिनती गिनी जाती है तो आप नाम लेते हैं बड़े प्यार से, रिलायंस ग्रुप में, चाहे मुकेश अंबानी ग्रुप हो या बिरला ग्रुप हो या टाटा ग्रुप हो, इन लोगों का नाम होता है बच्चों। यही उद्योगपति जो भारत के आज के सबसे बड़े उद्योगपतियों में है, इनका जन्म इन्हीं अंग्रेजी व्यापार के साथ देखने को मिलता है। तो टाटा जी का परिवार, जमशेदजी मुसलमान जी टाटा, सेठ हुकुमचंद एक बड़े मारवाड़ी जिनका व्यापार बहुत लंबा था। सेठ हुकुमचंद ऐसे शख्स का नाम है जिन्होंने भारत में पहली भारतीय कॉटन मिल लगाई 1912 में। ध्यान से समझिएगा, कॉटन मिल यहां पर 1854 में बॉम्बे में लगा है, लेकिन एक भारतीय व्यापारी के द्वारा, जो सेठ हुकुमचंद हैं, उनके द्वारा कॉटन मिल खोली गई। अगर प्रश्न ये पूछता है कि पहला कॉटन मिल जो भारतीय उद्योगपति के द्वारा लगाया गया, तो नाम आता है सेठ हुकुमचंद का। तो ये जूट मिल में भी इन्होंने हाथ आजमाया, कॉटन मिल में भी लगाया। तो जूट मिल 1917 में सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में लगाया।
इसके अतिरिक्त ग्रैंडफादर ऑफ द जीडी बिरला, मतलब आज की जो घनश्याम दास बिरला की बात आती है, इनके पूर्वजों ने, इनके दादा पितामह ने भी व्यापार अंग्रेजों के साथ शुरू कर रखा था। मद्रास में बहुत सारे व्यापारी थे, जहां आपने देखा ना स्पाइनिंग और वीविंग मिल्स खोले गए थे। ये ट्रेडर्स व्यापार करते थे। तो व्यापार केवल चाइना तक ही नहीं था, इसके अतिरिक्त व्यापार ट्रेड विद बर्मा से भी था, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज का बेल्ट, ईस्ट अफ्रीका से भी इन उद्योगपतियों का व्यापार चल रहा था। इस व्यापार में एक अच्छा खासा कैपिटल इन्होंने कमा लिया था। धीरे धीरे अंग्रेज इनको भी बाहर करना चाहते हैं। क्यों? कि अब वो फाइनेंशियल कैपिटल बना चुके हैं, भारत कमाने का एक बहुत बड़ा अड्डा, क्योंकि पॉलिटिकल राजधानी अंग्रेजों की ये बन चुकी थी, पावर उनके हाथ में था, शासन व्यवस्था उनके हाथ में थी, तो फाइनेंशियल कंट्रोल पूरा उनके हाथ में था। व्यापार में केवल यहीं तक जहाजरानी उद्योग ही नहीं थे, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही नहीं होते, बल्कि कैसे फाइनेंस की जाती है व्यापार में, इस व्यापार का भी योगदान होता है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें बैंकिंग से मनी एंड क्रेडिट चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कैसे मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा का जन्म कैसे हुआ, कॉइन से लेकर के आपने पेपर करेंसी तक उसमें पढ़ा, ड्राफ्ट पढ़ा, मॉडर्न प्लास्टिक मनी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो ये उस जमाने में बैंकिंग उद्योग भी बहुत बड़ा था। ऐसे बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जिसमें नाम आता है सेठ जगत सेठ, बंगाल के ही थे, फाइनेंस करते थे इन व्यापारियों को, व्यापार करने के लिए पैसा प्रोवाइड करते थे। इसके अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मिंग फंड्स में, फाइनेंसिंग ट्रेड्स में, सभी व्यापार में इनका कंट्रोल था। ये कुछ ऐसे ट्रेडर्स ग्रुप थे जो इस व्यापार को भी ऑपरेट करते थे, फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, एक तरह से कह सकते थे आधुनिक बैंकिंग विकास अगर देखना हो तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद कॉलोनियल कंट्रोल ओवर ट्रेड, कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक शासकों ने इस पूरे व्यापार पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसते चले गए, और फिर डिफिकल्टीज यहाँ के बड़े व्यापारियों को भी आती है। अभी तो वीवर्स को ही आ रहा था, क्या समस्याएं आती हैं, डिफिकल्टी फॉर ट्रेडर्स इन इंक्रीज, प्रॉब्लम इन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इनको एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो गुड्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने में भारतीय व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कारण कि भारतीय व्यापारियों के जो बने गुड्स हैं उस पर हैवी ड्यूटीज, टैक्स लगा दी जाती है, जिससे वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जबकि अंग्रेज व्यापारियों के बने हुए गुड्स जो इनके फैक्ट्रीज में बन रहे हैं उन पर हैवी ड्यूटीज नहीं लगाई जाती है, जिससे वो यूरोप के बाजार में सरवाइव कर पाते हैं। स्कोप ऑफ ट्रेड इन रॉ मटेरियल ओनली कॉटन, इनको जो कोई स्कोप था धीरे धीरे केवल कॉटन में देखने को मिलता था और किसी चीज में ज्यादा नहीं था। ग्रेजुअली इज आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि जहाजरानी के व्यापार में भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों का सफाया कर दिया, या तो किसी दूसरे उद्योग में लग गए या किसी दूसरे व्यवसाय में लग गए, अंग्रेजों ने शिकंजा कस लिया। लेकिन एक समय आता है, क्या एक ही समय हर समय अंग्रेजों का रहेगा? ध्यान से समझिएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी बच्चों ग्रेजुअली वो पीरियड्स आता है 19th सेंचुरी तक। ये सब व्यापार आपने देखा कि जहाजरानी के व्यापार में 19th सेंचुरी के अंत तक भारतीय उद्योगपतियों का समापन होता है और अंग्रेज व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ता है। लेकिन आगे चल करके 20th सेंचुरी में सेकेंड डिकेड्स में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उस दौर में भारतीय व्यापारियों का पुनरुत्थान देखने को मिलता है। कैसे? हालांकि शुरुआती दौर में अभी यूरोपीय उद्योगपति यहाँ व्यापार में अपना वर्चस्व बनाए हैं। यहाँ पर तमाम ऐसी व्यापारिक एजेंसी
संगठन बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, जो एजेंसी अंग्रेजों को लाभ देती है। ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई जो अंग्रेजों के व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से थी, जिसमें नाम आएगा कि बर्ट हिगलर्स एंड कंपनी यूरोपियन कंपनी है, एंड्रयू यूल कंपनी, जार्डिन स्कीनर्स एंड कंपनी, 3 बड़ी यूरोपीय ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां हैं जो यहाँ पर भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा मिल करके मैनेजमेंट कर रहे हैं व्यापार में। भारतीय उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो ये मैनेजमेंट का एक तरह से पूरा मैनेजमेंट की देखभाल करते हैं और फिर इनके साथ व्यापार शुरू होता। बड़े उद्योगपति इनके साथ हैं, लेकिन छोटे व्यापारी समाप्त होने लगते हैं। लेकिन एक दौर आया, वो दौर क्या था जो मैं बताना चाहता हूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलिट पावर, एक्सिस पावर, एलिट पावर का लीडरशिप इंग्लैंड कर रहा है, मित्र राष्ट्र, एक्सिस पावर इट मींस धुरी राष्ट्र, सेंट्रल पावर का लीडरशिप जर्मनी कर रहा है। शुरुआती दौर में इंग्लैंड बुरी तरह से हार रहा था बच्चों। तो इंग्लैंड अपने यहाँ के उद्योगों में, अपने यहाँ के फैक्ट्री में जो उसके लंकाशायर में है, मैनचेस्टर में है, लिवरपूल में है, वो व्यापारिक जो कॉटन की चीज है, लेदर की चीज है, मतलब जो एक तरह से यूरोपियन बाजार में जो माल वो बेचता है या भारत में ला करके बेचता है, उसका प्रोडक्शन रोक दिया। युद्ध की सामग्री का प्रोडक्शन कर रहा है जिससे कि वो युद्ध में विजय पाए। पहला उसका टारगेट बन गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे हम विजयी हो, क्योंकि वो साम्राज्यवादी सोच थी, अपने विस्तारवादी नीतियां थी। साम्राज्यवादी सोच, विस्तारवादी नीति वही चलाता है जिसके पास कैपिटलिस्ट हो, जो कैपिटलिस्ट हो। इंग्लैंड बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट था और बहुत बड़ा साम्राज्यवादी विचार का भी था, दुनिया पे शासन किया था लगभग। तो वो युद्ध में हारना नहीं चाहता था, इसलिए युद्ध की सामग्री का प्रोडक्शन करने लगा। ऐसे ही हालात में बाजार जो तैयार है बच्चों, जिसकी डिमांड है गुड्स की, कॉटन की हो या सिल्क की हो या फूड प्रोसेसिंग की हो, उसके लिए तो कोई न कोई फैक्ट्री से बना हुआ माल तो चाहिए ही। तब भारतीय उद्योगों का एक तरह से श्री गणेश तो हो चुका था, एक तरह से उनके दिन लौटने के दिन आते हैं जब वह इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपने उद्योगों में गुड्स का प्रोडक्शन करके, उद्योगों से मतलब अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके इंटरनेशनल मार्केट में अपना स्थान मजबूत कर लेते हैं। भारत में एक तरफ आजादी का समय चल रहा है, फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के नेतृत्व में जहां आंदोलन के नेतृत्व दे रहे हैं, ये वही समय है जब इकोनॉमी के क्षेत्र में भारतीय उद्योगपति अपने फैक्ट्री में उन गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड युद्ध से संबंधित सामग्री का प्रोडक्शन अपने फैक्ट्री में करता है, एक गुड अपॉर्चुनिटी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो उद्योग अंग्रेजों के द्वारा यहाँ एस्टेब्लिश किए गए, जो फैक्ट्री है, अब बाद में भारतीय व्यापारियों के द्वारा जो फैक्ट्री सेटअप किए गए, इनमें काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आते थे? तो बट नेचुरल है कि क्लाइमेट, जूट के लिए कलकत्ता बेटर था, तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए तो महाराष्ट्र बेटर था। तो महाराष्ट्र, गुजरात में कॉटन की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लगी। आज भी देख लीजिए तो वहीं से अगल बगल सोलापुर, नागपुर से वर्कर्स आ जाते थे फैक्ट्री में काम करने के लिए, अहमदाबाद में भी, सूरत में भी। उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में कानपुर जो बहुत बड़ा कॉटन मिल का सेंटर बना, इसीलिए नॉर्थ इंडिया को, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। पूरी इंडिया को मैनचेस्टर, अहमदाबाद कहते हैं, तो कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पे मजदूर, अब कानपुर से लगे हुए जो पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी पूर्वांचल जिले के मजदूर हैं, वो जाते थे जॉब की तलाश में, मतलब कंट्री साइड से अर्बन साइड में जॉब की तलाश में आते थे, मतलब रोजगार की तलाश में। लेकिन हमेशा रोजगार पाने वालों की संख्या ज्यादा रहती थी और रोजगार की अपॉर्चुनिटी कम रहते थे, इसलिए कम कीमत पर भी यहाँ के एम्प्लॉय काम करने के लिए तैयार रहते थे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में
वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखा होगा कि कैसे कंट्री साइड से विक्टोरिया कालीन मजदूर काम करते थे, उनकी जिंदगी सीजनल वर्क करने पर कैसे निर्भर रहती थी। लेकिन भारत के संदर्भ में एक और बड़ी बात थी कि यहाँ पर आपके बुक में एक वर्ड आया है जॉबर। ये जॉबर कौन है बच्चों? जॉबर वह पर्सन्स है जो कि गांव से आने वाले वर्कर को, गांव मतलब विलेज से, कंट्री साइड से, एक तरह से उनकी गारंटी लेता है किस बात की कि नहीं मैं इनको जानता हूं, उनका विटनेस करता है, तब उनको जॉब मिलती है। कोई अपने फैक्ट्री में, चाहे वो यूरोपियों का फैक्ट्री हो चाहे भारतीय उद्योगपतियों का फैक्ट्री हो, कंट्री साइड से आने वाले वर्कर्स को तुरंत जॉब में नहीं रख लेते हैं। उनकी कोई गारंटी लेने वाला हो, कोई विटनेस करने वाला हो, तब जाकर के जॉब उनको मिलती थी। तो जॉब देने वाला वो भी कहीं गांव से आया हुआ होता था, लेकिन अब पुराना हो चुका है, वो एक सुपरवाइजर के रूप में एक अच्छा पोस्ट पा चुका है, उसके उद्योगपतियों मतलब मालिकों से अच्छे टर्म्स हो जाते हैं, इसलिए वो अपने ही गांव के लोगों को जॉब दिलाने में सफल होता है, इसीलिए उसका नाम जाबर कहलाया। यही जाबर इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि जब कभी गांव में जाता था तो गांव के लोग कहते थे, अरे भैया तुम तो बहुत बड़ी जगह सर्विस कर रहे हो, हमारे बेटे को भी ले जाओ सर्विस कराओ। जिसके बदले में आगे चल करके एक तरह से कह लीजिए जॉब दिलाने के लिए गिफ्ट या नजराना या डोनेशन कर लीजिए भी लेता है। जैसा कि प्राय सुनते हो कि आजकल नौकरी कितनी मारामारी है, लोग एन प्रकार सर्विस पाने के लिए घूस देने को तैयार रहते हैं, गलत कदम उठाने के तैयार रहते हैं। मैं आपको कभी प्रेरणा नहीं दूंगा, आप अपनी ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ करके आगे जाएंगे तो वही फल आपके लिए मीठा होगा, आरामदायक होगा। लेकिन चूंकि चैप्टर है इसलिए ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी अपने दिमाग में रखिए। जॉबर गारंटी लेकर के जॉब दिलाता था, तथा इसके बदले में आगे चल करके उसके मन में कुछ लालच आई तो वो कुछ इनसे एडवांस या कुछ कह लीजिए साइड मनी के रूप में इनसे लेता था, जिसको नजराना कह लीजिए, गिफ्ट कर लीजिए, डोनेशन कर लीजिए, ये लेता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों ये सारी चीजें देखा कि फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया आई तो पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई फैक्ट्री, बॉम्बे, बंगाल, कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास में देखा। फिर भारत में व्यापार भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर से लेकर के जमशेदजी टाटा घराना, जीडी बिरला घराना। फिर यहाँ व्यापार हमने देखा कि उद्योगपतियों का चाइना से भी था, बर्मा से भी था, मिडिल ईस्ट से भी था, ईस्ट अफ्रीका से भी था। व्यापार केवल कॉटन से संबंधित नहीं था, व्यापार में बैंकिंग सेक्टर में मनी का ट्रांसफॉर्मिंग होना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये भी एक बिजनेस का बहुत तरीका था। फंड्स देना, ये भी बिजनेस में सब ट्रेडर्स ग्रुप ऑपरेट करते थे अलग अलग। लेकिन कॉलोनियल जब कंट्रोल होने लगा तो धीरे धीरे भारतीय उद्योगपतियों को उनको उनके व्यापार से, उनके शिपिंग बिजनेस से हर प्रकार से निकाल बाहर करके अपने लोगों का व्यापार डेवलप करने लगते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा सिचुएशन बनता है कि इंग्लैंड उन गुड्स का इंग्लैंड में मैनचेस्टर में अपने प्रोडक्शन करने लगता है, जो युद्ध की सामग्री का प्रोडक्शन करे। और यूरोप की जो जॉइंट कंपनियां थी, यहाँ पर जो यूरोप का मैनेजिंग एजेंसी थी, बर्ड एंड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्री यूर, जार्डिन स्किनर एंड कंपनीज, अब ये सब कंपनियां कुछ ही समय की मेहमान थी, हालांकि अच्छा अपना पोजीशन बना चुकी थी। इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा की। आगे के वीडियो में हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों ने अपने गुड्स को सेल करने के लिए किस प्रकार विज्ञापन का सहारा लिया, और वो विज्ञापन के शुरुआती दौर था, कैसे विज्ञापन यहाँ स्टैंड हुआ, और आज 21वीं सदी का मार्केट बच्चों बगैर विज्ञापन का नहीं है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।